हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एग्जामशाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2016 में हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्पीच के दौरान कहा कि 2022 तक मतलब 75th इंडिपेंडेंस तक हमें किसानों की आय को दोगुना करना है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि ये बस एक स्पीच का पार्ट है, लेकिन 2016 में अशोक दलवाई कमेटी का गठन होना इस बात को शो करता है कि गवर्नमेंट ने प्रयास किए कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। तो आज हमारी क्लास का टॉपिक यही है कि क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाई है, अगर नहीं हो पाई तो क्या कारण रहे हैं और किन कारणों से या किन तरीकों से हम किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं प्रेजेंट डेटा की बात करूं तो प्रेजेंट का जो डेटा है, प्रेजेंट का डेटा कहता है कि हमने टारगेट किया था कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, लेकिन इसके बावजूद 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें फार्मर्स की जो इनकम है ना वो ज्यादा होने की बजाय कम हो गई है। और वो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने देखो। झारखंड, झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश, नागालैंड एंड उड़ीसा। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में एक फैमिली की जो इनकम थी पर मंथ के हिसाब से वो 7068 हुआ करती थी और वो 4895 तक पहुंच गई है पिछले 4-5 सालों में। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो फार्मर्स की जो फैमिली इनकम थी वो 9740 से 8339 तक पहुंच गई है। और नागालैंड की भी आप देख सकते हैं। और उसी तरीके से आप उड़ीसा उड़ीसा के फार्मर्स की जो फैमिली इनकम थी वो भी 5274 से 5112 तक पहुंच गई है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो फार्मर्स की इनकम में 27% का इंक्रीज हुआ है। आप देख सकते हैं कि फार्मर्स की इनकम में इंक्रीज हुआ है 2015 से लेकर 2018-29 तक वो 27% का इंक्रीज हुआ है। और आपको पता है कि फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना में तो इनकम बढ़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ओवरऑल प्रेजेंट में भी जो फार्मर्स की इनकम जो इंक्रीज हुई है वो 27% तक हुई है। और हमारी सरकार ने वादा किया था कि 100% तक फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है, जो कि 27% तक बढ़ी है। मुझे लगता है कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपके समझ में आया होगा कि फार्मर्स की इनकम 100% तक तो नहीं हो पाई, मतलब फार्मर्स की इनकम डबल नहीं हो पाई। एक्चुअली अब डबल क्यों नहीं हो पाई और डबल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं जो कि आपके सामने है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, सेरिकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री और भी बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर्स होता है ना, प्राइमरी सेक्टर्स रॉ मटेरियल को जनरेट करता है। आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल को जनरेट करता है, कच्चे माल को जनरेट करता है। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है। और अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। अभी तक हमने सीखा कि प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल जनरेट करता है और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर करता है या फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। अब टर्सरी सेक्टर का काम क्या है? टर्सरी सेक्टर का काम है कि जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको कस्टमर तक पहुंचाना। ये एक सर्विस सेक्टर है। ये क्या है? ये एक सर्विस सेक्टर है। जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं, प्राइमरी सेक्टर को कई बार एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं, और टर्सरी सेक्टर सर्विस सेक्टर। मुझे लगता है कि ये वाली बात आपकी समझ में आई होगी। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। माना कि एग्रीकल्चर से आपने गेहूं को पैदा किया, गेहूं जनरेट हुआ एग्रीकल्चर से। अब गेहूं से, सब्जियों से पिज्जा बनाया। तो पिज्जा क्या है? पिज्जा फाइनल प्रोडक्ट है जो कि सेकेंडरी सेक्टर से तैयार हुआ। ठीक है नहीं? अगर मैं आपको बताऊं कि माइनिंग से आयरन ओर बनाया, आयरन ओर को निकाला माइनिंग से, और आयरन ओर से हमने बाइक बनाई, बुलेट बनाई। ठीक है नहीं? तो आप देख सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर्स जो कि रॉ मटेरियल जनरेट करता है, और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो रॉ मटेरियल का यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, और उस फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम होता है सर्विस सेक्टर का। और सर्विस सेक्टर में रिटेल, एजुकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, बीपीओ, सॉफ्टवेयर कंपनी, रेलवे, एयरवेज, ईटीसी और भी बहुत सारे सेक्टर सर्विस सेक्टर में आते हैं। और मुझे लगता है कि ये बेसिक सी बात है, ये हम सबको पता होती है। लेकिन अब समझने वाली बात कौन सी है? अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करूं
प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। एम्प्लॉयड वर्कफोर्स। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर ये पॉइंट हमारे समझ में आता है तो हमें ये जो प्रॉब्लम है कि किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाई, वो आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। देखो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो अराउंड 18% है, और सेकेंडरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 28% है, और टर्सरी सेक्टर का या सर्विस सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 54% है। ये वाला पॉइंट बहुत ही ध्यान से समझना है कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी आप समझते ही हो कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का वो कितना है 18%। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 28%, और जो टर्सरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन है 54%। लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो है वो कितनी वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है प्राइमरी सेक्टर, तो अगर मैं इस बारे में बात करूं तो अराउंड 55%। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो लगभग वर्कफोर्स का सेकेंडरी सेक्टर में अराउंड 15% जो है वर्कफोर्स वो सेकेंडरी सेक्टर में लगा हुआ है। अगर मैं टर्सरी सेक्टर की बात करूं तो इसमें अराउंड 30%। अब देखो, अब ये वाला डेटा हमारे समझ में आना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है, मतलब अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं, सॉरी टोटल पॉपुलेशन नहीं बोल सकते, टोटल वर्कफोर्स, क्योंकि पॉपुलेशन में तो सारे लोग आ गए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं टोटल वर्कफोर्स की, ठीक है नहीं। तो अगर मैं टोटल वर्कफोर्स की बात करूं तो टोटल वर्कफोर्स में से जो 55% वर्कफोर्स है वो कहां पर ऐड है, वो प्राइमरी सेक्टर में। वो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है कितनी, 55%। अब देखो, अगर मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूं तो 55% लोग, 55% जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन उसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 18% है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये 55% क्या है, ये इनपुट है। ये क्या है, ये इनपुट है। और जो ये 18% है ये क्या है, ये आउटपुट है। 55% जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में है, और जिसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 18% है। तो आप खुद ही सोचिए तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? क्योंकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो इसका सिर्फ 18% ही है, और यहाँ पर वर्कफोर्स कितनी है, यहाँ पर वर्कफोर्स 55% है। तो मेरे हिसाब से अगर हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है तो हमें दो काम करने होंगे। पहला काम कौन सा, कि ये जो 55% का ये जो डेटा है ये हमें कम करना होगा। अब ऐसा तो मैंने बोल तो दिया कि 55% जो डेटा है ये कम करना पड़ेगा, लेकिन हम कम करेंगे कैसे? देखो, यहाँ से आपको एक छोटी सी बात समझनी है। मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं। अब ये क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी। अब ये पॉइंट हमें समझना है। देखो, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है, सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। अब हम समझ रहे हैं कि इस डेटा को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को समझने के लिए हमें ये वाला कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है इंडिया में। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। माना कि आप इस बात को एक एग्जांपल से समझिए। माना कि ये कोई फील्ड है, ये कोई खेत है, मैंने कहा कि ये 1 एकड़ है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 1 एकड़ है। अब इसकी जो कैपेसिटी है इसमें 100 क्विंटल गन्ना हो सकता है। कितना, इसमें 100 क्विंटल गन्ना हो सकता है। अब माना कि इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, इस खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, और जो 5 लोग काम कर रहे हैं वो इसकी कैपेसिटी, जो कि इसमें 100 क्विंटल गन्ना हो सकता है, इसकी कैपेसिटी को पूरा करते हैं। मतलब इस खेत में काम करने के लिए जो 5 लोग हैं वो एनफ है, वो पर्याप्त है, किसी छठे पीपल की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है
कि अगर इस 5 लोगों की जगह अगर इस खेत में 10 लोग भी काम करेंगे, तो इस खेत की जो प्रोडक्टिविटी है वो तब भी 100 क्विंटल ही होगी। ये वाला पॉइंट समझ में आया? जब इस खेत में 5 लोग काम कर रहे थे तब भी इस खेत में 100 क्विंटल गन्ना ही होता था, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इस खेत की 100 क्विंटल। अब इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं तो भी इस खेत में 100 क्विंटल गन्ना ही होता है। तो इस पॉइंट से आपको क्या समझ में आया कि ये जो 5 लोग हैं, ये जो 5 लोग हैं जो कि एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा 5 पीपल है, जो एक्स्ट्रा 5 पीपल है वो क्या है कि वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर ये 5 लोग नहीं भी होते तो भी इसमें 100 क्विंटल गन्ना होना था। अब ये 5 लोग ऐड भी हो गए तो भी 100 क्विंटल गन्ना हो रहा है। मतलब ये जो लोग हैं ये बेरोजगार हैं, ये अनएम्प्लॉयबल है। मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आपके समझ में आया होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये 55% वर्कफोर्स है, हमें इसमें से अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है उसको कम करना पड़ेगा। अब ये जो डेटा है मतलब जो ये छिपी हुई बेरोजगारी है इन 55% में, अब ये लोग जाएंगे कहां? तो उसका भी मैं तरीका आपको बताता हूं, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर कैसे, इसको हम समझते हैं। देखो अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं, अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं और टर्सरी सेक्टर की बात करूं जिसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर के लिए स्किल्ड लेबर ही होनी चाहिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर में स्किल्ड लेबर ही वर्क करती है, वही परफॉर्म कर पाती है। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी काम कर सकती है। तो एग्रीकल्चर में जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है सेकेंडरी सेक्टर में, और इसमें तीनों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। जो स्किल्ड है उसके लिए तो खुले हुए हैं, जो सेमी स्किल्ड है उसके लिए भी, और जो अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए भी। तो जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसका कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ाया जा सकता है। आई होप ये वाला जो पॉइंट है वो आपकी समझ में आया होगा। देखिए हम अपने पॉइंट पर चलते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि अगर फार्मर्स की जो इनकम है अगर हमें इसको बढ़ाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं कि ये जो डेटा है उसको कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें 55% वर्कफोर्स की इनकम को बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कम कर सकते हैं। तो कम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उन लोग अगर वो लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में काम करेंगे तो यहाँ ये जो वर्कफोर्स है ये वर्कफोर्स कम हो सकती है। अब जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाए, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आप एक छोटी सी बात समझो, मतलब मेजरली अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट बताए जा सकते हैं, लेकिन लिटरली जो मुझे मेजर पॉइंट लगते हैं वो सिर्फ दो ही हैं। एक लाइव स्टॉक और दूसरा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। दूसरा क्या है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है। अगर लाइव स्टॉक को बढ़ाया जाए, मतलब एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाया जाए प्राइमरी सेक्टर में, तो जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा, और अगर मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली किसानों की आय है, किसानों की आय डेफिनेटली बढ़ेगी। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। आप एक छोटी सी बात समझिए ना कि 1 किलो जो आलू है, 1 केजी जो पोटैटो है, अगर मैं कहूं कि उसकी जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, और 1 केजी पोटैटो से 10 पैकेट बन सकते हैं चिप्स के, और जिसकी एक पैकेट की कीमत कितनी होती है? 20 रुपीज होती है। टोटल कितना हुआ? 200। तो हमें इस 10 रुपए को इस 200 रुपए में चेंज करना है, जो कि किया जा सकता है। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को हमें डेवलप करना पड़ेगा, तभी फार्मर्स की जो इनकम है उसको बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर हम जो डेवलप्ड कंट्री है ना, अगर हम उनके ट्रेड की भी बात करें ना, अगर हम उनके ट्रेड पैटर्न की बात करें, तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है आप देखोगे कि वो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है और जो कंस्ट्रक्टेड एंड जो प्रोसेस प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट करती है बहुत बड़े लेवल पर।
तभी वो कंट्री डेवलप्ड है। तो हमें अपने ट्रेड पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर हम डेफिनेटली अगर हम जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की हेल्प से अगर हम जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं अगर उनका एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली किसानों की जो आय है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये दो मेजर पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं और किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है, एक लाइव स्टॉक और दूसरा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2016 में गवर्नमेंट ने अशोक दलवाई कमेटी को बनाया, उसकी रिकमेंडेशन को पढ़ लेते हैं कि उन्होंने फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें बताई। तो उसके अशोक दलवाई कमेटी के अकॉर्डिंग उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए किस तरीके से फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। पहला क्या है, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, कि क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, इंक्रीज इन लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी, अभी हमने इसके बारे में बात करी लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी के बारे में। जो थर्ड पॉइंट है वो है रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है अगर वो कम होगी तो डेफिनेटली अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा कि कम दाम में मतलब प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि अगर एक साल में एक खेत में आप 2 फसल कर रहे हो तो आप ये देखिए कि उसमें 3 फसलों को किस तरीके से उगाया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन टू हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, इसमें आप ले सकते हैं कि जैसे ड्राई फ्रूट्स है, तो उनकी जो वैल्यू होती है ना, अगर हम इनकी खेती करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। डेफिनेटली इससे भी जो किसानों की आय है उसको बढ़ाया जा सकता है। रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑन फार्मर्स प्रोड्यूस, जो फार्मर्स को जो प्रोड्यूस है, मतलब इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाए तो इससे भी फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। और शिफ्ट ऑफ सरप्लस मैन पावर फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशन, जैसे अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो 55% जो वर्कफोर्स है उसमें बहुत सारी क्या है, सरप्लस है, जिनका यूज नहीं है एग्रीकल्चर में, उसको नॉन फॉर्म ऑक्यूपेशन की तरफ उसको मूव किया जाए। तो ये अशोक दलवाई कमेटी की रिकमेंडेशन है। अब हम पढ़ते हैं कि इस बार का जो बजट है 2023-24 का, उसमें एग्रीकल्चर को इनहेंस करने को लेकर कौन कौन से पॉइंट है। अगर मैं बजट 2023-24 की बात करूं तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो प्रोविजंस है सॉरी, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड टू इनकरेज स्टार्टअप इन रूरल एरियाज। बजट में कहा गया है कि जो रूरल एरियाज है उसके लिए एक फंड जनरेट किया जिसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, और किस लिए, रूरल एरियाज में स्टार्टअप को इनकरेज करने के लिए। डेफिनेटली अगर रूरल एरियाज में स्टार्टअप स्टैब्लिश होंगे तो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी स्टैब्लिश होंगी, और उसको लेकर क्या होगा कि किसानों को अपनी फसलों के एक बेहतर दाम मिल सकेंगे। आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये हॉर्टिकल्चर को लेकर है। हॉर्टिकल्चर बागवानी आप समझ सकते हो। 20 लाख करोड़ क्रेडिट फॉर एन एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर। एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज सेक्टर के लिए इस बार का जो बजट है उसमें 20 लाख करोड़ का क्रेडिट की बात की गई है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपके सामने है, सपोर्ट टू मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्न। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो मिलेट्स है ना, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो मिलेट्स है वो फूड चेन का हिस्सा बने। फूड चेन का हिस्सा बनने से क्या फायदा होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो ग्रो करेगी, क्योंकि भारत जो है विश्व के उन देशों में से एक है जिनमें मिलेट्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए भारत चाहता है कि मिलेट्स जो है वो फूड चेन का हिस्सा बने। और इसके और भी फायदे हैं कि जैसे मिलेट्स में न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, ये क्लाइमेट फ्रेंडली होता है, कम पानी की जरूरत होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इकोनॉमी के लिहाज से ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो है यूनियन बजट में ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दिए हुए थे। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है उससे आपको जो डाउट होगा कि किसानों की आय को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और कौन कौन सी वजह हैं जिनसे किसानों की आय नहीं बढ़ पाई, वो आपकी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जामशाला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एग्जामशाला का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, एग्जामशाला का ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।
ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए एग्जाम सारा के साथ, मेरे साथ यानी शुभम कुमार के साथ। थैंक यू सो मच।